दोस्तों, जब हम इतिहास की किताबें पलटते हैं तो हमें कई ऐसे हादसे मिलते हैं जो भले ही सालों पहले हुए हों, लेकिन उनकी गूंज आज भी हमारे दिलों को झकझोर देती है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ हादसे नहीं होती, बल्कि उनके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा होता है जो सदी गुजर जाने के बाद भी पूरी तरह उजागर नहीं हो पाता। ऐसी ही कहानी है RMS लुसिटेनिया नाम के एक भव्य समुद्री जहाज की, जिसे उस समय समंदर की रानी कहा जाता था। टाइटैनिक के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज माना जाता था। यह जहाज न्यूयॉर्क से इंग्लैंड के लिवरपूल की ओर एक शाही सफर पर निकला था और उस पर सवार थे कुल 1962 लोग। इस विशालकाय जहाज पर फैमिलीज थी, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, बुजुर्ग थे और वे लोग थे जो बस अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचने का सपना लेकर इस सफर पर निकले थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा बनने वाली है। समंदर की शांत लहरों को चीरता हुआ लुसिटानिया आगे बढ़ रहा था, हर मिनट उसे उसकी मंजिल के करीब ला रहा था। लेकिन तभी अचानक एक भीषण धमाका होता है। जहाज के आगे वाले हिस्से से उठी वह आवाज इतनी जबरदस्त थी कि मानो पूरा अटलांटिक महासागर कांप उठा हो। यात्रियों को जोर का झटका लगता है, चीखें गूंजने लगती हैं, कोई कुछ समझ नहीं पाता। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अभी लोग इस पहले धमाके को समझ ही रहे थे कि चंद ही सेकंड बाद एक और विस्फोट होता है और यह दूसरा धमाका पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। ऐसा लगा जैसे जहाज के पेट में किसी ने भारी हथौड़े से छेद कर दिया हो। एक तेज कंपन, एक गहरी चीख और उसके बाद जहाज झुकने लगता है। पानी अपनी पूरी रफ्तार से जहाज के भीतर घुसने लगता है। अफरा तफरी मच जाती है। ऊपर डेक पर लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। किसी माँ की चीख, किसी बच्चे का रोना, किसी पिता की लाचारी। हर कोना अब मौत के साए से भर चुका था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स की ओर भाग रहा था, लेकिन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी और लाइफ बोट्स गिनती की थी। कई माएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर भीड़ को चीरने की कोशिश कर रही थी। कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और कुछ बस स्तब्ध खड़े इस तबाही को देख रहे थे। लेकिन यह सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि किसी को सोचने तक का वक्त नहीं मिल रहा था। हर बीतता पल लुसिटानिया को गहराई में ले जा रहा था और साथ ही सैकड़ों जिंदगियों को भी अपने साथ खींच रहा था। और हर कोई सिर्फ एक ही कोशिश में लगा था, किसी भी तरह अपनी जान बचाई जाए। लेकिन उस भीड़ में कुछ ऐसी माएं भी थीं जो अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों की सलामती के लिए लड़ रही थीं। बेचैन आंखें, कांपते हुए हाथ और सीने से चिपकाए मासूम बच्चे। वो माएं जैसे तैसे खुद को और अपने बच्चों को लाइफ बोट्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अटलांटिक महासागर का वो ठंडा, निर्दयी पानी किसी पर भी रहम दिखाने के मूड में नहीं था। उस अफरा तफरी के बीच एक माँ ऐसी भी थी जो अपनी 3 साल की नन्ही बच्ची को सीने से लगाए बेतहाशा भीड़ में जगह बनाने की जद्दोजहद कर रही थी। लेकिन शोर, धक्का मुक्की और डूबते जहाज की हड़बड़ी में वो पल आया जब उसे एहसास हुआ उसकी गोद खाली हो चुकी है। उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी वो छोटी सी जान कब, कैसे और कहां खो गई। और वो अकेली नहीं थी। उस दिन सैकड़ों माओं ने अपने बच्चे खोए, सैकड़ों परिवार एक झटके में टूट गए। जहाज के डूबते हिस्सों से उठती चीखें, बर्फ से ठंडे पानी में कांपते जिस्म और हर ओर फैली लाचारी, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे बयां करना शब्दों के बस की बात नहीं। महज 18 मिनट में वो जहाज जो कभी रॉयल्टी की मिसाल हुआ करता था, वो अब एक कब्रगाह बन चुका था। करीब 1200 लोग समंदर के सन्नाटे में हमेशा के लिए खो गए। और अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या वाकई यह सिर्फ एक हमला था या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? क्या लुसिटानिया शिप के साथ कुछ ऐसा जुड़ा हुआ था जिसे इतिहास ने जानबूझकर छुपा लिया? या फिर ये सब किसी बड़े खेल की एक छोटी सी चाल थी? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1903 में 20वीं सदी की शुरुआत में समंदर पर राज करने की एक जबरदस्त रेस शुरू हो चुकी थी। अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रांस अटलांटिक यात्रा अब सिर्फ सफर नहीं रह गई थी। यह एक ऐसी दौड़ बन चुकी थी जिसमें हर समुद्री कंपनी अपने देश की शान, तकनीकी ताकत और आर्थिक रुतबे को साबित करना चाहती थी। हर कंपनी चाहती थी कि उसका जहाज हो सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे आलीशान। इस रेस में जर्मनी की कंपनियां सबसे आगे थीं। उनके ओशियन लाइनर न सिर्फ रफ्तार में तेज थे, बल्कि विलासिता के मामले में भी बेमिसाल थे। जर्मन इंजीनियरिंग ने समुद्र की लहरों पर अपने परचम फहराना शुरू कर दिया था। ब्रिटेन की तरफ से इस दौड़ में क्यूनर्ड लाइन नाम की कंपनी शामिल थी, लेकिन वो लगातार पिछड़ रही थी। उसके जहाज जर्मन जहाजों की चमक के आगे कहीं छुपते जा रहे थे। यह दौर ऐसा था जब जहाज सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं थे, वे राष्ट्रीय गौरव,
राजनीतिक दबदबे और औद्योगिक ताकत के प्रतीक बन चुके थे। लेकिन कुनार्ड के सामने मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। आर्थिक दबाव, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और गिरती प्रतिष्ठा के बीच कंपनी लगभग बिखरने के कगार पर थी। तभी ब्रिटिश सरकार ने दखल दिया, लेकिन एक मदद के तौर पर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अवसर के रूप में। साल 1903 ब्रिटिश सरकार ने कुनार्ड कंपनी के साथ एक बड़ा समझौता किया। उसे 2 करोड़ 6 लाख पाउंड स्टर्लिंग की फंडिंग दी गई, लेकिन शर्त के साथ। सरकार ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम हमारे लिए 2 ऐसे जहाज बनाओगे जो जरूरत पड़ने पर युद्धपोत वॉरशिप में बदले जा सके। यानी दिखने में वो जहाज नागरिकों के लिए होंगे, लेकिन अंदर से पूरी तरह सैन्य तैयार। उनके डिजाइन, उनके ढांचे और उनकी रफ्तार, सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब युद्ध का समय आए तो उन्हें बिना ज्यादा बदलाव के सीधा जंग के मैदान में उतारा जा सके। यही वो शर्त थी जिसने लुसिटानिया की किस्मत उसी दिन लिख दी थी, जिस दिन उसका ढांचा भी नहीं तैयार किया गया था। कुनार्ड लाइन और ब्रिटिश सरकार के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, एक ऐसा सौदा जिसने 2 भव्य जहाजों की नींव रखी और साथ ही एक खतरनाक भविष्य की पटकथा भी लिख दी। सरकार ने कुनार्ड लाइन को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। इस एग्रीमेंट के बाद कुनार्ड लाइन ने 2 भव्य जहाज का निर्माण किया, जिनमें से एक का नाम था RMS लुसिटेनिया और उसका दूसरा भाई RMS मॉरिटानिया। इनमें से लुसिटेनिया को देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। 787 फीट लंबा ये जहाज अपने समय का एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। इसमें 2200 यात्रियों और 850 क्रू मेंबर्स के लिए शानदार सुविधाएं थीं। हाई टेंसाइल स्टील से बना इसका हल उसे जबरदस्त मजबूती देता था। अंदर के डेक्स पर आप भूल ही जाते थे कि आप किसी जहाज पर हैं। ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। सैलून क्लास की चमक धमक, डाइनिंग हॉल्स की भव्यता और 3rd क्लास की भी आरामदायक सीटिंग, सब कुछ उसे लग्जरी और स्पीड दोनों का प्रतीक बनाते थे। जब लुसिटेनिया को लॉन्च किया गया तो 2 लाख से ज्यादा लोग बंदरगाह पर उसे देखने पहुंचे थे। ये जहाज ब्रिटिश शान, तकनीक और ताकत का जिंदा सबूत था। लेकिन फिर 1914 में विश्व युद्ध छिड़ गया और पूरी दुनिया बदल गई। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो समुद्र का हर सफर मौत का खेल बन चुका था। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत आदेश दिया कि सारे बड़े ओशियन लाइनर्स को मिलिट्री शिप्स में बदला जाए, क्योंकि आपको याद होगा कुनार्ड का एग्रीमेंट यही था। अब लुसिटेनिया को भी वॉरशिप में बदला जाना था, लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये थी, उस वक्त पैसेंजर ट्रैवल की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि सरकार को लगा कि लुसिटेनिया को युद्ध में झोंकने से बेहतर है उसे यात्रियों के लिए चलने दिया जाए। यानी जहाज को सिविलियन स्टेटस दे दिया गया, लेकिन उसकी अंदरूनी बनावट में सारे सैन्य फीचर्स जैसे के तैसे रखे गए। बाहरी रूप से वो एक आम जहाज था, लेकिन अंदर उसके खास हिस्सों में ऐसे गोपनीय कक्ष थे जहां हथियार, गोला बारूद और युद्ध सामग्री रखी जा सकती थी। अब हम आते हैं साल 1915 पर, जब हालात और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। जर्मनी ने खुलेआम चेतावनी जारी की, ब्रिटेन और आयरलैंड के आसपास का पूरा समुद्री क्षेत्र अब वॉर जोन है। यहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज को बिना चेतावनी के डुबो दिया जाएगा। इसके बावजूद लुसिटेनिया ने 1 मई को न्यूयॉर्क से लिवरपूल की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उस पर सवार थे 1264 यात्री और 700 क्रू मेंबर्स। इस ट्रिप से पहले अमेरिकी न्यूज़पेपरों में तक चेतावनी छपी थी। ब्रिटिश एम्बेसी ने साफ साफ कहा था कि अगर आप इस जहाज से सफर करते हैं तो खतरे को न्योता देंगे। लेकिन लोगों ने भरोसा किया उस परचम पर जिस पर लिखा था कि ये एक सुरक्षित सिविलियन जहाज है। 7 मई 1915 दोपहर का समय। लुसिटेनिया ने अभी आयरिश तट को पार किया था। समंदर शांत था, मौसम साफ था और जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि समंदर के नीचे एक अदृश्य शिकारी उनका इंतजार कर रहा था। पानी के भीतर गश्त लगा रही थी जर्मन सबमरीन U-20 के कमांडर वॉल्टर श्वीगर को दूर से लुसिटेनिया दिखाई दी। वो जहाज इतना बड़ा था कि एक पल को उसे युद्धपोत समझ लिया गया। कमांडर ने आदेश दिया कि हमला करो। कमांडर के आदेश पर तुरंत एक टॉर्पीडो दागा गया। वो पानी के भीतर बेहद तेजी और खामोशी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता गया और फिर टॉर्पीडो ने जहाज के दाहिने हिस्से को चीर दिया। जहाज झटके से कांप उठा। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी, कुछ ही सेकंड बाद एक और बड़ा धमाका हुआ। U-20 ने सिर्फ एक ही टॉर्पीडो चलाया था, तो फिर दूसरा धमाका किस चीज का था? कई लोग मानते हैं कि जहाज के भीतर रखा गया गुप्त गोला बारूद फट गया था। कुछ ने जहाज के डिजाइन पर सवाल उठाया, लेकिन जो भी हो, नतीजा बेहद खौफनाक था। धमाके के बाद लुसिटेनिया तेजी से डूबने लगा। अंदर पानी भरने लगा। डेक्स पर अफरा तफरी मच गई। हर कोई लाइफ बोट्स की ओर भाग रहा था।
लेकिन इतने लोगों के लिए लाइफ बोट्स काफी नहीं थी। माएं अपने बच्चों को छाती से चिपकाए चिल्ला रही थी। लोग एक दूसरे पर चढ़कर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अटलांटिक का ठंडा पानी किसी पर रहम नहीं कर रहा था। सिर्फ 18 मिनट में यह विशाल जहाज समंदर में समा गया। करीब 1200 लोग मारे गए, जिनमें 128 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। लेकिन सबसे पेचीदा सवाल तो यह खड़ा होता है, आखिर दूसरा धमाका हुआ तो हुआ कैसे? ब्रिटिश सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया कि लुसिटेनिया में हथियार थे, लेकिन जर्मनी ने दावा किया कि वो युद्ध सामग्री ले जा रहा था और उसे डुबोना सही सैन्य कार्रवाई थी। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में उबाल आ गया। अमेरिका में एंटी जर्मन भावनाएं बढ़ गईं। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने शुरुआत में न्यूट्रल रहने की कोशिश की, लेकिन जनता का दबाव इतना था कि 1917 में अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लुसिटेनिया को 1917 में अमेरिका ने युद्ध में कूदने के लिए प्रेरित किया था। जानबूझकर उस खतरनाक रास्ते से भेजा गया ताकि अगर उसे कुछ हो तो अमेरिका को बहाना मिल जाए युद्ध में उतरने का। आज लुसिटेनिया का मलबा आयरलैंड के तट से कुछ मील दूर समंदर की गहराइयों में पड़ा है, जैसे वो आज भी अपने अंदर कोई ऐसा राज दबाए हुए है जिसे कभी कोई पूरी तरह नहीं जान पाया और शायद कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि कुछ हादसे केवल इतिहास नहीं बनते, वो साजिशों का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। और जब बात समंदर की गहराइयों और इंसानी जिजीविशा की होती है तो एक और कहानी है, जब एक इंसान एक छोटी सी लाइफ बोट पर समुद्र के बीच 76 दिनों तक जिंदा रहने की जंग करता है, और क्या वह जिंदा बच पाता है या नहीं। अगर आपने वो कहानी नहीं देखी तो यकीन मानिए 76 दिन समुद्र में खोए आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आप चाहे तो उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपको मिलता हूँ उसी वीडियो में।